जय हिंद दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिप्लोमा के जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ है उसके सेकंड चैप्टर को देखेंगे और ये चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब देखिए, आज हम लोग पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट समझेंगे। आप लोग भी पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम वो कंसेप्ट समझाएंगे जिसके द्वारा आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से हल हो जाएगा। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम लोग कई सारे रास्तों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है इसमें हम लोगों को दो चीज़ें एकदम 100% आनी चाहिए, तभी जा करके हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्ट हम समझा देते हैं, फिर एक आध दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, देखिए जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब समझ रहे ना, कि एक के स्थान पर दूसरे को रख देना, वही हमारा प्रतिस्थापन होता है। तो अब देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो चीज़ें इसमें कंपलसरी आपको आनी चाहिए। पहला क्या है, जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास का क्या होता है, टेन, काट, सेक, कोसेक, ये सब जितने भी हैं जो फंडामेंटल फार्मूले हैं वो सभी के सभी आपको आना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, अवकलन भी और समाकलन भी। ठीक है ना, तो जब दोनों साथ में चलेगी तो दोनों हम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है ना। अब जब इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या आनी चाहिए, अवकलन आनी चाहिए। क्योंकि इसमें जब तक आपको अवकलन नहीं आएगा तब तक आप समाकलन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अवकलन द्वारा ही हमको प्रतिस्थापित करना होता है। ठीक है ना। अब कैसे करना होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। बस एक कंसेप्ट ये याद रखिए कि इसमें जितने भी अवकलन के फार्मूले वो सभी के सभी यूज होने वाले हैं। तो उनको अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको एक बार जरूर कॉपी पर लिख करके, चाहे जहाँ लिखे होंगे उसको आप याद कर लीजिएगा। तो पहला क्या है कि अवकलन के सभी सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि जो दूसरा वाला नियम है उसको अप्लाई करने के लिए ये आपको पहला वाला चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये अवकलन के सभी सूत्र क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हम किसको माने। क्योंकि प्रतिस्थापित करने के लिए हमको मानना पड़ता है। जब आप किसी को मानते हैं ना तो वो मतलब दूसरे को लेकर के निकल जाता है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अब देखिए, इसी दूसरे वाले पॉइंट को, यानी कि हमको निर्धारित करने के लिए कि हमको कौन सा पद मानना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन सा पद मानना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा पद मानना पड़ेगा, इसके लिए हमको सभी के सभी फार्मूले याद होने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये दो रास्ते हम लोगों को पूरा का पूरा अपने जितने भी प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन करेंगे उनमें सभी में अप्लाई करेंगे। पहला क्या है कि सभी अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, तो कौन सा पद हम मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, इसलिए हम लोगों को सभी फार्मूले याद होने चाहिए। आया बात समझ में ना। अभी देखिए, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 3x + 5 की पावर 3। ठीक ना। अब देखिए, अभी एक चीज़ और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन पहले ये देख लिया जाए। अब देखिए जरा, अब हमको पता है ये क्या लिखा है, 3x + 5 की पावर 3। ठीक है, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है कि या तो आप a + b के होल क्यूब पे इसको तोड़ करके फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा और वो साधारण वाले समाकलन में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना होगा तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे तो कुछ लेकर के निकलने dx है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो फिलहाल बड़ी सिंपल सी हो जाएगी कि इसको आप मानेंगे और ये सिंपल वे में हो जाएगा। एक और हम उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से हम बातें समझा सके अपना। sin क्यूब x इंटू में cos x dx, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दो पद आ गए और हमने अभी तक आपको दो पदों के गुणनफल का इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाया है। इसको हम लोग सीखेंगे आगे जब हम खंडशः समाकलन पढ़ेंगे तब। लेकिन फिर भी हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, और वो भी कैसे करना है, तो प्रतिस्थापन द्वारा करना है। अब देखिए, जब हमको इसको प्रतिस्थापन द्वारा करना है तो हमको इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है,
अब जब मानेंगे तभी जाकर के क्वेश्चन हमारा छोटा होगा, तभी जाकर के उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब देखिए मानेंगे कैसे, तो जब आपको अवकलन का पता ही नहीं रहेगा कि किसका अवकलन क्या होता है तो आप मान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले तो हमको सभी फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए जब हम साइन एक्स को मानेंगे तो हम जिसको मानते हैं तुरंत उसका हम लोग अवकलन करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अवकलन के सभी सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि हम जिस भी पोर्शन को मानते हैं उसका तुरंत हम लोगों को अवकलन करना पड़ता है। तो अगर हम साइन को मानेंगे तब भी हमको साइन का अवकलन पता होना चाहिए, अगर हम कास को मानेंगे तो हमको कास का अवकलन पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको माने, क्योंकि साइन को भी मान सकते हैं, कास को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम साइन को माने कि कास को माने। अब क्यों, जैसे देखिए क्योंकि कास को अगर हम मानते हैं टी तो हमको तुरंत उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और जब कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होता है साइन एक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमको कास को नहीं मानना पड़ेगा। तब किसको मानेंगे, साइन को मानेंगे। तो अब हम साइन एक्स बराबर अगर टी मान लेते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स होता है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो देखिए निर्धारित हो गया ना कि हम किसके बराबर मानेंगे, और ये हम किसके बेसिस पे निर्धारित किए कि हमको किसको मानना है, तो जब हमको वो फार्मूला याद था उसके बेसिस पर माने हैं। ठीक है ना, जैसे कहीं हमको साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता है, कास एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन क्यूब एक्स नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को पता चल गया कि हमको साइन के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये तो हम लोगों को जब फार्मूला पता था तभी तो हम लोगों ने निर्धारित कर पाया ना कौन सा पद मानना पड़ेगा। तो देखिए हमको फार्मूला पता था तो हमने निर्धारित कर लिया कि हमको इस वाले पद के बराबर क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। अब दो चीजें निर्धारित हो गई। अब जब दो चीजें निर्धारित हो गई, ये हम दो चीजें क्यों निर्धारित कर रहे हैं, तो तीसरे यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए निर्धारित कर रहे हैं। अब तीसरा पद क्या होगा, मतलब तीसरा पॉइंट क्या होगा जिसके द्वारा ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ये तीसरा क्या है, इसको मूल रूप में बदलने के लिए, मूल रूप में बदलने के लिए। ठीक है, ये जो दोनों ये जो पॉइंट हम लिखवाए हैं कि सबका अवकलन पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप उस पद को मान लेंगे। अब उस पद को हम मान क्यों रहे हैं, तो उसको मूल रूप में बदलने के लिए मान रहे हैं। जितने भी हमको फंडामेंटल इंटीग्रेशन के फार्मूले दिए गए हैं उस फंडामेंटल फार्मूले में बदलने के लिए हम ये दो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे अभी देखिएगा यही वाला। अब हमने क्या किया था, साइन एक्स के बराबर टी माना था, तो अब हम यहाँ पे मानेंगे कि माना साइन एक्स बराबर टी, तो हमने तुरंत बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, फिर डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी टी। आया बात समझ में। अब देखिए ये दो चीज़ें तो हमने कर दिया। अब हमने साइन एक्स क्यूब एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर क्यू ऐसे करके, और फिर यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमने साइन एक्स के बराबर टी मान लिया, तो साइन एक्स की जगह पे हम टी रख देंगे, और इसके घात 3 है तो इसके भी घात 3 कर देंगे। अब यहाँ पे cos x dx है, इन दोनों के जगह पे देखिए cos x dx के जगह पे dt है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे तीनों चीज़ें इंक्लूड हो गई कि नहीं हो गई। पहला तो अवकलन के मुताबिक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि हमको किसको मानना पड़ेगा। तो चूंकि वो कब हम निर्धारित कर पाए, जब हमको इनका डिफ्रेंशिएशन पता हो। तो हमको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता था कि cos x होता है, और cos x का भी डिफरेंशिएशन पता होता है कि हमको sin x होता है, लेकिन sin क्यूब x नहीं होता है। तो हम लोगों ने दोनों का फार्मूला देखा और उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, पद का निर्धारण कर लिया कि किसको मानना है। तो दोनों का फार्मूला पता होते हुए हम लोगों ने क्या किया कि पता कर लिया कि sin x के बराबर t मानेंगे, तब जाकर के ये cos x और dx लेके निकल जाएगा। तो वही देखिए cos x dx लेके निकलेगा, क्या चीज निकलेगा, dt को लेके निकल गया। ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, अब जब हमने ये दोनों काम कर लिया तो ये दोनों काम करने के बाद अपने आप तीसरे वाले लाइन पे आप चले जाएंगे मूल रूप में बदलने के लिए। अब देखिए ये मूल रूप में बदल गया कि नहीं। अब ये t के पावर 3 है और ये किसके जैसा है, तो जो मूल फार्मूला होता है ना x के पावर n, अब इसके जैसा आ गया। और जब इसके जैसा आ गया तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता ही है, तो आराम से उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन द्वारा यही करते हैं, ये 3 ही चरण में ये पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं टोटल। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे मानते हैं तो जिस भी चर में हम मानते हैं उसी चर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा दिया था वो
एक्स के टर्म में दिया था, लेकिन हमने किसके टर्म में माना, टी के टर्म में माना। तो जब टी के टर्म में माना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने टी में कन्वर्ट किया, अब देखिए पूरा का पूरा टी में आ गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा टी के पावर 4/4 और लास्ट में प्लस सी। अब ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं आंसर हुआ? क्योंकि जिस रूप में ये दिया रहता है क्वेश्चन, उसी रूप में हम लोगों को आंसर भी देना होता है। तो ये देखिए ये x के टर्म में दिया है ना, तो हमको भी x के टर्म में इसका आंसर देना पड़ेगा। अब वो कहाँ से आएगा? तो जो हम मानते हैं लास्ट में उसको हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो हमने देखिए sin x के बराबर t माना, तो यानी कि t के जगह पे हम sin x रख सकते हैं। तो यानी देखिए t है ना, तो t के जगह पे sin x रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे sin के पावर 4x और बटे 4 प्लस c। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, आपका कभी क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और तीनों बातें क्या है एक बार और हम बता देते हैं। आपको प्रश्न को मूल रूप में बदलना है। अब मूल रूप में बदलने के लिए आपको इन 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। पहला चरण क्या है कि आप देखिए कि किसको माने, यानी कि किसका अवकलन क्या होता है। जब तक ये आप निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको हमेशा इस तरह से जब करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पूरा का पूरा आप फार्मूला उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप अवकलन के सभी फार्मूलों को आप याद रखेंगे या फिर आपको याद होगा, तभी आप निर्धारित कर पाएंगे कि कौन से वाले पद को माने। तो जब ये पद मान लेते हैं कि हाँ हमको ये वाला पद मानने पर ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, मतलब अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसी को मान करके उसको मूल रूप में परिवर्तित कर देंगे। और जब मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब आपको सभी के सभी इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होंगे ही। अब उस इंटीग्रेशन के फार्मूले में देखेंगे कि ये कौन से वाले मूल रूप में परिवर्तित हुआ है, फिर उसका फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने में। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो बातें हम बता रहे हैं फिर इसको रिपीट करेंगे, ताकि बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग में आ जाए। एक्सरसाइज हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 3 + 4 10x dx। ठीक है, अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। जब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमने अभी आपको बताया कि पता होना चाहिए। अच्छा एक बात, एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो अंश में कोई एक ऐसा पद होगा वह किसी न किसी का अवकलन होगा। क्या हमने बोला? ऊपर एक ऐसा पद होगा, केवल लाग वाले को छोड़ करके, क्योंकि लाग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बटे में आता है, तो बस उसी को एक छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उसमें आप देखिएगा ऊपर आपको कुछ न कुछ ऐसा पद दिखेगा जिसका डिफरेंशिएशन हो, कोई किसी न किसी का वो डिफरेंशिएशन होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए अंश में क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आप सोचिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जब आप ये चीज़ें पकड़ लेंगे कि हाँ ये इस चीज़ का डिफरेंशिएशन होता है, तो अब उस पद को ढूंढिए कि वो पद है कहाँ पे। जहां पर वो पद दिख गया समझ लीजिए उसी को हमको मानना है। तो यहाँ पर देखिए हमको सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कि ये 10 का होता है। और जब ये 10 का होता है तो 10 हमको कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। इसका मतलब हमको नीचे वाले को मानना पड़ेगा, और जब नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कैसे होगा। तो आप दोनों तरह से सोच सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बताया कि या तो उस पद को ढूंढिए जिसका आपको डिफरेंशिएशन पता हो, ठीक है ना, कि कौन कौन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हमको पता था कि जो सेक स्क्वायर एक्स है ये 10 का डिफरेंशिएशन होता है, तो पहला तो आपका ये तरीका है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका आपको जो हम अभी ऊपर पीछे कुछ समय पहले बताए हैं उसको आप आराम से लेकर के चल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या मान सकते हैं कि माना, अच्छा हमको क्या है पता, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम केवल 10x के बराबर माने तो ये थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा और जटिल महसूस होगा। तो क्यों ना हम इस टोटल के बराबर ही मान लेते हैं ताकि ये और आसान हो जाए। तो मान लेंगे कि 3 + 4 10x बराबर t। ठीक है, आपको किसी अन्य चर में मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे t ले लेते हैं उस चर को। अब हमने अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी को भी मानेंगे
तुरंत उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तुरंत उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अब हमने इसके बराबर जब टी मान लिया तो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब इसका तो देखिए 3 के आंचर पद है, आंचर पद का डिफरेंशिएशन 0, और फिर यहाँ पे देखिए आंचर पद और चर पद दो पदों के गुणनफल का है। तो जब ये चर और अचर होते हैं तो अचर पद तो बाहर आ जाता है और चर का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो चर यहाँ पे 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और फिर dx बराबर इधर t का डिफरेंशिएशन होगा तो dt। आया बात समझ में। अब देखिए अब हमको sec स्क्वायर x dx यहाँ पे दिख रहा है तो हम केवल sec स्क्वायर x dx को ही यहाँ छोड़ें और बाकी जो चीज़ें सबको उधर भेज दें। तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 का मतलब खत्म, कुछ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 है तो जो 4 यहाँ से हटेगा तो इसके बटे जाएगा ना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटे 4। अब देखिए sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटे 4 हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा, अच्छा यहाँ पे एक दो बातें और समझ लीजिए कि जब भी हम किसी के बराबर मानेंगे तो तुरंत हम लोगों को उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन करके dx और dt के पद में हम लोगों को रिलेशन भी बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए dx है ना, तो dx और dt में रिलेशन, तो ये दो काम आपको हमेशा करना पड़ेगा जब भी आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था sec स्क्वायर x dx बटे 3 + 4 10x। अब देखिए हमने क्या कर दिया, sec स्क्वायर x dx के बराबर dt बटे 4 हो गया, तो 4 तो हम बाहर ले लेते हैं बटे, अब देखिए 3 + 4 10x, अब 3 + 4 10x के बराबर हमने t मान लिया तो इसके जगह हो जाएगा t, ठीक ना। अब ये देखिए अब ये 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log x होता है। t है तो log t हो जाएगा, तो हो जाएगा log t प्लस c। अब यही आंसर होगा क्या, नहीं आंसर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x के टर्म में दिया था, यानी कि आप जिसको मानेंगे फिर ला करके लास्ट में उसको जगह पे उसको रखेंगे भी। तो हमने देखिए t के बराबर माना था ना, तो अब t का मान यहाँ पे ला करके रख देंगे तो हो जाएगा log, और t के जगह पे यही होगा 3 + 4 10x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो यही का पूरा आप कंसेप्ट को आप लगाएंगे, आराम से आपका क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तब तक आप क्या करिए, इस वाले लेक्चर को एक बार दो बार जितनी बार आप देखना चाहते हैं उतनी बार देखिए और पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझिए। और समझने का एक ही तरीका है कि आपको पूरा का पूरा फार्मूला पहले याद होना चाहिए, और जब फार्मूला याद हो फिर उसके बाद उसके साथ साथ जब आप इस कंसेप्ट को देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।